हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नाउ इकोनॉमिक्स चैनल। कल हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और आज हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो उसके आगे का पार्ट पढ़ने से पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो एक स्टोरी की तरह मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि जल्दी आप उसको समझ सकें। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ब्रिटिशर आए थे आपके जो है मान 1600 में आए थे। ब्रिटिशर कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे। ठीक है, किस लिए, क्या करने आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे इंडिया में। ठीक है, तो वो ट्रेड करने लगे। कहाँ से स्टार्ट किए थे ट्रेड करना? साउथ से। और क्या ट्रेड करते थे? सब जो हम लोग आजकल मसाले खाते, गरम मसाले, उसके लिए वो ट्रेड करने आए थे। फिर यहाँ से उन्होंने क्या किया, इंडिया पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, इंडिया पे उन्होंने क्या किया, कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कब्जा किया, फिर जो है हम इंडिया जो है कॉलोनी बन गई। तो इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर की। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, यहाँ से सब कुछ ले जाते थे अपने होम कंट्री में। ठीक है, और वहाँ सब कुछ सामान बेचते थे। अपना यहाँ का वेल्थ, इंडिया का वेल्थ अपने ब्रिटिश में ले जाते थे। तो उनकी वेल्थ इंक्रीज़ कर रही थी और इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर। ठीक है, और फिर हम लोग ने पढ़ा था कि हैंडीक्राफ्ट की, इंडिया जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी यहाँ की। और जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपना खुद का प्रमोशन या पॉलिसीज यहाँ इंडिया में कर रखी थी जिससे उनको ही फ़ायदा होता था। ब्रिटिशर यहाँ का सामान अपने वहाँ बेचते थे, वहाँ से फिनिश गुड भेजते थे जिसका कंजप्शन कौन करता था? इंडिया करता था। तो उससे क्या होता था, मैक्सिमम गोल्ड ब्रिटेन जाता था। तो ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि इंडियन इकोनॉमी में 6 पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, तीसरा फॉरेन ट्रेड, चौथा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पांचवा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और छठवां इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बेस बन गया। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात थे उस समय, जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पीपल लिव इन विलेज। 85% लोग विलेज में रहते थे। एंड डेराइव लाइवलीहुड, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो 85% लोग जो इंडिया में रहते थे उनका क्या, वो विलेज में रहते थे। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका लाइवलीहुड किससे चल रहा था? केवल एग्रीकल्चर से चल रहा था। सोच लीजिए 85% पॉपुलेशन थी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका जो है लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी बीइंग अ लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन देयर वाज लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो ये लैंड, मान लीजिए लैंड बड़ा होता था और इस वजह से जो है कल्टीवेशन बहुत कम हो पाता था। प्रोडक्शन इस लैंड में बहुत कम हो पाता था क्योंकि उन लेबर की प्रोडक्टिविटी भी कम थी। क्यों कम थी प्रोडक्टिविटी? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय इरिगेशन नहीं था। तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी उनकी लो थी उस समय। कब? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। सो प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये डीप नॉलेज है, आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिज़्ज़ा किसको नहीं पसंद है? पिज़्ज़ा देख के तो भूख लग जाती है। ठीक है, लेकिन हम लोग पिज़्ज़ा की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी इज़ द रेट एट विच प्रोडक्शन इंक्रीजेज। प्रोडक्टिविटी वो रेट है जिस पे प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज करता है। नहीं समझ में आया? चलिए कोई नहीं, इसीलिए तो एग्जाम्पल दिया है पिज़्ज़ा का कि ताकि आप समझ सकें। इफ़ अ प्रोड्यूसर मेक 10 पिज़्ज़ा एवरी डे देन लेट्स सी, ये प्रोड्यूसर मान लीजिए आप हैं। ठीक है, कोई राम है। ठीक,
राम ने क्या किया, 10 पिज़्ज़ा बनाया एक दिन में, ठीक। 6 दिन में उसने कितने पिज़्ज़ा बनाए, 60 पिज़्ज़ा, ठीक। तो वो राम था, प्रोड्यूसर था, जिसने एक दिन में कितने पिज़्ज़ा बनाया, 10 पिज़्ज़ा बनाया। 6 दिन में उसने 60 पिज़्ज़ा बनाया, ठीक। अब उसका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन उसने 60 पिज़्ज़ा का किया 6 दिन में। और प्रोडक्टिविटी क्या है, पर डे उसने क्या बनाया, तो पर डे उसने 10 पिज़्ज़ा बनाया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में रुकावट क्यों आ गई थी, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब रुकावट, ठीक है। देयर वर वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन था, अरे यहाँ पे ब्रिटिशर की बात कर रहे हैं। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने बहुत से सिस्टम लगा रखे थे इंडिया पे, जैसे उसमें से पहला था लैंड सेटलमेंट, ठीक है। लैंड सेटलमेंट में क्या होता था, उन्होंने लैंड सेटलमेंट में ज़मींदारी सिस्टम ले आए थे, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था, मेन ज़मींदारी का मेन काम था, मेन इंटरेस्ट टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टीवेटर। उनको कोई मतलब नहीं था, ज़मींदार जो थे उनको कोई मतलब नहीं था कि जो पर्सन है या कल्टीवेटर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। उनको केवल रेंट से वो केवल रेंट से मतलब था, वो केवल रेंट कलेक्ट करते थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि वो जिए या मरे, उसके पास खाने को है कि नहीं, बस ज़मींदार क्या करते थे, उनसे केवल रेंट जो है कलेक्ट करते थे। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे पहले, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर था, जो है कॉज था स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर में, ठीक। और भी एग्रीकल्चर में लिए गए थे सिस्टम इन रेवेन्यू सेटलमेंट का जो है, देखिए रेवेन्यू सेटलमेंट का सिस्टम क्या था उस समय जो है, ठीक। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव एटीट्यूड, किसका नेगेटिव एटीट्यूड, ऑफ द जमींदार टूवर्ड्स एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से जो ज़मींदार थे उनका और ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड था एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। किसको इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेट्स वर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड फॉलोइंग विच द जमींदार वर टू लूज देयर राइट। तो डेट पहले से ही बता दी जाती थी कि 12 तारीख को जमा करना है आपको पैसा, ठीक है। और क्या होता था, वो पैसा जो ज़मींदार थे वो नहीं जमा कर पाते थे, ठीक। तो उनके क्या होते थे, राइट्स जो मिले रहते थे वो छीन लिए जाते थे, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट उस समय कौन थी, ब्रिटिशर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के बावजूद भी बिसाइड दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर आर द कॉज ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हमने बताया था प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो पर डे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। टेक्नोलॉजी नहीं था, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीनरी नहीं था, तो ईजिली हम लोग जो है नहीं कर पाते थे, लेबर वर्क ज़्यादा लगता था, इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी, तो जब पानी नहीं रहेगा तो कैसे पौधा उगेगा। फर्टिलाइज़र नहीं था, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, उस समय फर्टिलाइज़र का कोई नहीं यूज़ था, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्यों नहीं था, क्योंकि लोगों के पास, क्यों नहीं था बताइए, क्योंकि लोगों के पास खाना खाने को नहीं पैसा था, क्या खाना खाने के लिए पैसा नहीं था, तो वो कहाँ से फर्टिलाइज़र पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन्हीं 3 कारणों की वजह से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। कॉमर्शलाइजेशन की हम बात करते हैं
ड्यू टू commercialization of agriculture there was some evidence of higher yield of cash crop in some part of country. कॉमर्शलाइजेशन, कोई भी चीज़ कॉमर्शियल कर दी गई हो, एग्रीकल्चर कमोडिटी, ठीक है, जो आप बेच सकते हैं आसानी से, ठीक है, और जिनका आपको अच्छा दाम मिल सकता है। तो ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर वाज सम एविडेंस ऑफ हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप, तो कुछ हाई यील्ड कैश क्रॉप थे, तो इनकी वजह से कुछ कंट्री के कुछ पार्ट में इनकी जो है कैश क्रॉप की प्रोडक्शन क्या कर दिया गया था, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कॉमर्शलाइजेशन, ठीक है। कैश कैश देख लीजिए, यहाँ डायग्राम बना है, डायग्राम में क्या बना है, ये कॉटन है आपका, ठीक है, ये बाजरा है, आप देख सकते हैं ये वीट है, ठीक है, तो ये कैश क्रॉप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। But this could hardly help farmer in improving their economic condition, as instead of producing food crop now they were producing cash crop which were ultimately used by British industry back home. नहीं समझ में आया? चलिए कोई नहीं, मैं हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है। इतना होने के बावजूद, ठीक है, फार्मर जो है अपनी कंडीशन इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था, और इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप उनको इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप के बजाय, ठीक है, फूड क्रॉप उगाने की बजाय वो लोग कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे। कौन? फार्मर। क्या फूड क्रॉप नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? कैश क्रॉप। और अल्टीमेटली उसका क्या होता था, ब्रिटिशर जो थे वो अपने होम भेज देते थे, जिनका जब उनकी इंडस्ट्री में ये काम आता था। तो किसको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है? ब्रिटिशर को फ़ायदा हो रहा है। और कौन प्रोडक्शन कौन कर रहा है? इंडियन प्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद ये कहाँ जा रहा है? ब्रिटिश में जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ब्रिटिशर हम लोग की वेल्थ जो है ड्रेन कर रहे थे इंडिया से, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नो इकोनॉमिक्स। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम नो इकोनॉमिक्स। सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। अब हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। ओवर एंड आउट।